अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। आप लोगों की कहानियां मुझे मौसूल हो रही हैं और कुछ लोग जैसी कहानी भेजते हैं नीचे पूछते हैं कि सर हमारी कहानी प्रोग्राम में कब शामिल होगी। तो मैं आपको बता दूं कि जब आप मुझे कहानी सेंड करते हैं तो उसी के बाद मैं आपकी कहानी को एक नंबर दे देता हूं। यानी कि जहाँ पे नाम सेव करते हैं तो वहाँ पे मैं सेव करता हूँ हॉरर स्टोरी नंबर फलां फलां, और इसी तरह तरतीब के साथ मैं कहानियाँ सुनाता आता हूँ। जब आपका नंबर आता है तो आपकी कहानी प्रोग्राम में शामिल हो जाती है। अगर आपने एंड पे लफ्ज़ हॉरर का स्टोरी STORY या कहानी उर्दू में लिख दिया है तो फिर तो आपकी कहानी प्रोग्राम में लाजमी शामिल होगी। लेकिन अगर आप एंड में कहानी या इंग्लिश में स्टोरी लिखना भूल गए हैं तो फिर आपकी कहानी प्रोग्राम में शामिल नहीं हो सकेगी। नंबर मैं शुरू में रिपीट कर देता हूं तमाम नए सुनने वालों के लिए। +9292 पाकिस्तान का कोड है, 3136655500 ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है। आज की कहानी जो मैं सुनाने जा रहा हूं ये मुझे साजिदा ने लाड़काना सिंध से भेजी है। जब मैं कहानी पढ़ रहा था तो पढ़ते पढ़ते कुछ सवालात थे जो मैंने पूछने थे। तो जब मैंने साजिदा को मैसेज किया तो उनका उसी वक्त रिप्लाई आ गया। तो मैंने उनसे पहला सवाल यही किया कि आपका नाम रियल लिखना है या फ़र्जी। तो उन्होंने कहा आप साजिदा ही बता दें। उनका रियल नेम है ये, और लाड़काना सिंध ये भी रियल लोकेशन है। वो कहती हैं कि 2015 या 2016 उन्होंने लिखा है कि उन्होंने एक घर किराए पे लिया। पूरी फैमिली जिसमें 5 बहनें और 3 भाई वो कहते हैं, और हमारे अम्मी अब्बू, हम अपने पूरे सामान के साथ मोहल्ले के एक ऐसे घर के अंदर शिफ्ट होने जा रहे थे जो अब्बू देख के गए थे और उनको पसंद आ गया था। ऊपर नीचे बना हुआ था, ऊपर भी कमरे बने हुए थे और नीचे भी कमरे बने हुए थे। काफ़ी बड़ा घर था। एक मुश्किल मरहला होता है कि जितना भी आप सामान लेके आते हैं उस सामान को घर के अंदर शिफ्ट करना, और पहले उस ट्रक से उतार के घर के अंदर रखना, और उसके बाद उस सामान को तरतीब से रखना। इसमें तकरीबन हफ्ता 2 हफ्ते बाज़ औक़ात महीना भी लग जाता है। ऐसा ही हुआ। ये एक थका देने वाला वक्त था हमारे लिए, क्योंकि हमने पहले जो घर छोड़ा था उसका सारा सामान उठाकर पहले ट्रक में रखा, लोड करवाया। लोड तो मजदूर कर रहे थे, उसको पैक करना, और उसके बाद वहाँ पे जब वो सामान उतार कर उस नए जो हमने किराए पे घर लिया था उसके अंदर शिफ्ट कर दिया गया, तो अब मरहला था उसको खोलना और हर सामान को अपनी तरतीब से रखना। तो पहले यही फैसला हुआ कि सोने के लिए बिस्तरों का एहतमाम कर दिया जाए, बाकी कल इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता बॉक्स खोलेंगे और सारा सामान अपनी जगह पे सेट करना शुरू कर देंगे। ये काफ़ी बड़ा घर था जिसके नीचे भी कमरे बने हुए थे और सीढ़ियाँ ऊपर की तरफ जाती थी। ऊपर भी एक बड़ा सा बरामदा पर छत्ती सी थी और उसके आगे कमरे बने हुए थे। यानी कि अगर ऊपर बारिश हो रही है तो आप जगह बनी हुई थी, आप उसके नीचे लेट जाते और पीछे कमरे थे। खाना हमने बाहर से मंगवाया, रात का खाना खाया, और कमरा तो अभी किसी का डिसाइड नहीं हुआ था कौन सा कमरा किसका है। तो जिसको जहाँ पे भी सोने के लिए जगह मिली वो लेट गया, क्योंकि सारे बहुत ज़्यादा थक चुके थे। मकान को शिफ्ट करना एक बहुत थका देने वाला मरहला होता है, और ऐसा ही इस पूरी फैमिली के साथ था। अब एक ऐसा घर जहाँ पे आप मानूस ना हो, आपका पहला दिन गुजरा हो और वहाँ रात आ गई हो, आप सोने की कोशिश करते हैं तो नींद नहीं आती। बहुत कम लोग होते हैं जिनको नींद आती है, लेकिन आप जब शदीद थके होते हैं तब नींद आप पे सवार होना शुरू हो जाती है। और ऐसा ही सारी फैमिली के साथ हो रहा था, सब पे नींद सवार हो रही थी। सो खाना खाते ही सब के सब सो गए। ये आधी रात का वक्त था। उस घर के अंदर ये हमारी पहली रात थी। रोशनियों को बुझा दिया गया था, कमरे में अंधेरा सा था।
उसके सारे फर्द गहरी नींद सो रहे थे। कहती है जब अम्मी अपने जिस बिस्तर पर सो रही थी, उनकी अचानक से आंख खुल गई। वो भी गहरी नींद सोई थी, वो भी बहुत ज़्यादा थकी थी। शायद बच्चे इतने नहीं थके थे जितना अम्मी ने सामान पैक किया था और सारा सामान शिफ्ट करवाया था और यहाँ पे बताया था कौन सा सामान। वो बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, लेकिन रात को इतनी गहरी नींद से जाग जाना उनके लिए भी हैरान कौन था। ना सिर्फ वो जाग गई, बल्कि वो सोचना शुरू हो गई कि उनकी आंख क्यों खुली है। माना पराया घर था जिसमें पहली रात इस अंदाज में गुजारी जा रही थी कि जो किसी का घर था, अब हमने क्योंकि किराए पे ले लिया है, अब अपना घर है। लेकिन गहरी नींद से जागना भी एक सवाल था। और जैसे वो जागी तो उनको महसूस हुआ पास लेटे रिश्ते जहां गहरी नींद सो रहे हैं, उनके खराटों से, उनकी सांस लेने से आवाज़ आ रही है, सब गहरी नींद में है। वाहिद अम्मी सोच रही थी मैं ही हूं जो जाग गई हूं। और जागने की वजह थी वो बेचैनी जो अपने अंदर एक महसूस कर रही थी। तभी वो जो आंखें खोले इधर उधर देख रही थी, कमरे के अंदर इतनी रोशनी तो नहीं थी, एक मध्यम सा बल्ब जल रहा था जो रात को नाइट बल्ब जिसको कहा जाता है, थोड़ी सी जिसकी एक सब्ज सी रोशनी होती है वो कमरे में फैली हुई थी। कि तभी वो कहती है मैं इधर उधर देखते हुए मेरी आंखें कि ये क्या मंजर है, क्या हुआ है, क्यों मैं जागी हूं। अभी मैं सोच ही पा रही थी कि मुझे महसूस हुआ कि मेरे इर्द गिर्द जो रिश्ते सांसें ले रहे हैं, वहीं कुछ और सांसों की भी आवाज़ है, जैसे कोई अजीब सी आवाज़ है। वो लेटे लेटे बेचैनी सी महसूस कर रही थी। और तभी उनकी निगाह वो सामने कोने की तरफ पड़ी तो वो चौंक सी गई। उस कोने में कोई खड़ा था अपने असली रूप में, एक जिन के रूप में। वहां सामने कोने में अम्मी ने क्लियर देख लिया कि वहां पे एक काला स्याह सा था, बहुत ही भयानक सा। उसके मुंह पे बाल ही बाल थे, उसके पूरे वजूद पे बाल ही बाल थे। ऐसा लगता था जैसे साया सा है, लेकिन ऐसा साया जो बालों से भरा हुआ था। उसके लाल आंखें चमक रही थी, उसकी थोड़ी चूंच की तरह थी और सर पे ऐसे लगता था जैसे बाकायदा सींग से निकले होते हैं। ऐसे सींग तो नहीं थे, सींगों की तरह कुछ निकला हुआ था उसके सर पे। उसका नाक भी मौजूद था, लेकिन इंसान की तरह नहीं था। एक शक्ल सी थी नाक की, जैसे एक नाक है। होंठ भी थे, लेकिन इंसान की तरह नहीं थे, अजीब से थे। चेहरा लगता ऐसे था इंसान के जैसे नक्श होते हैं, नाक, कान, आंखें, होंठ, गाल, सब कुछ वैसा था, लेकिन इंसान की तरह नहीं, जैसे किसी जानवर की तरह हो। बहुत ही भयानक, जैसे बकरी का मुंह होता है ऐसे मिलता जुलता चूंच की तरह था, लेकिन बकरी के जिस तरह सींग से होते हैं ऐसे सींग की तरह भी कुछ था। आंखें लाल सुर्ख थीं और चेहरा अजीबो गरीब, इंसान से मिलता जुलता चौड़ा, इंतहाई भयानक खौफनाक सा चेहरा। और उसकी लाल सुर्ख आंखें कोने में खड़े होने के बावजूद चमक रही थी। ऐसा लगता था उन लाल सुर्ख आंखों के अंदर से ऐसी रोशनी निकल रही है जो उस जलते हुए कमरे के अंदर, वो जो सब्ज रोशनी थी, उसकी सब्ज रोशनी जो कमरे में फैल रही थी, अब उन लाल सुर्ख आंखों की वजह से कमरा जैसे लाल सा हो रहा था। और उसकी आंखों की वो जो लाली थी, उसके अंदर इतनी तपिश सी थी, उसकी वजह से कमरा बहुत गर्म सा हो गया था। मैंने उसको चंद सेकंड देखा और जैसे उनकी निगाह पड़ी और उन्होंने देख लिया कि वो सामने खड़ा है और अपने असली रूप में खड़ा है। और ये कोई इंसान नहीं हो सकता, क्योंकि सोते हुए पहला दिन गुजारा था इस घर के अंदर, तो रात को अच्छी तरीके दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दी गई थीं। हल्ला था, नहीं पता था यहाँ पे चोरी चकारी का क्या है, इसलिए एहतियात के तौर पे, क्योंकि सारा सामान बिखरा पड़ा था, सारे घर को अच्छी तरीके लॉक किया गया था। इस कमरे में सोए थे वो भी अच्छी तरीके अंदर से बंद करके सोए थे। तो ये कौन था जो सामने खड़ा था? और अम्मी ने उसके हुलिये से ही पहचान लिया था, ये इंसान नहीं है, ये कोई जिन है जो अपनी असली रूप में वहां मौजूद है। वो कहती मेरी माँ बहुत बहादुर थी, मेरा बाप भी बहुत बहादुर था, 5 वक्त के नमाजी थे, डरते नहीं थे, लेकिन फिर भी एक इंसान रात को आंख खुले और अपने सामने एक जिन को अपने असली रूप में देखे तो लरस जाता है, कांप जाता है। मेरी माँ की भी ऐसी हालत हुई, लेकिन उन्होंने
खामोशी इख्तियार के रखी, आंखों को बंद किया और विर्द करना शुरू कर दिया। शौहर तक को नहीं जगाया, लेकिन ये ज़रूर पता लग गया था इस घर में आज पहली ही रात किसी ने वेलकम किया था, तो वो एक काले स्याह जिन ने उनको वेलकम किया था। वो सामने आके शायद खड़ा ही इसलिए था, अपने वजूद को इसलिए महसूस करा रहा था, वो अपना वजूद दिखा इसलिए रहा था कि देखने वाले देख लें कि तुम यहाँ जिस घर में शिफ्ट हुए हो तुम अकेले नहीं हो, यहाँ किसी और का भी वजूद है। माँ पढ़ती रही पढ़ती रही पढ़ती रही, कब सुबह की अजानें शुरू हो गईं, तब उन्होंने आंख खोली और देखा सामने उस जगह पे कोई भी नहीं था। वो कहती है जब मम्मी ने आंखें बंद की तो उसी वक्त उनके अंदर खौफ था, दिल की धड़कन तेज थी, वो डर ज़रूर गई थी। सामने उन्होंने जिन को खड़े देखा था, लेकिन साथ ही जब उन्होंने कुरान मजीद का विर्द शुरू कर दिया तो उनके दिल को तसल्ली होनी शुरू हो गई थी। ये खौफ फिर भी तारी था कि सामने खड़ा है, लेकिन दिल में ये भी तसल्ली हो गई थी कि इस विर्द से वो पास नहीं आ सकेगा, इस विर्द से वो कुछ नहीं कर सकता। और अम्मी कुछ देर विर्द करती रही, उसके बाद फिर से आंखें खोल दी। उन्होंने सामने की तरफ देखा, सामने अब कोई भी नहीं था। उन्होंने फिर से आंखें बंद की और अपना विर्द करती रही यहां तक कि सुबह हो गई। और जब हमारे अब्बू उठे तो हमारी मां ने ये वाकया उनको सुना दिया। मेरे अब्बू जिन्नात पे यकीन करते थे, वो भी बहुत बहादुर थे, लेकिन उनका कहना यह था कि ये अल्लाह की मखलूक है, अगर रहती है तो इनको रहने दो, अगर तुम्हें ये तंग नहीं करती तो तुम्हें इससे क्या मसला है। और मेरी माँ भी एक बहादुर औरत थी, उन्होंने ज़रूर एक जिन को देख लिया था, लेकिन इस हद तक खौफज़दा नहीं हुई थी कि घबरा के चीखें मारती या उठ के बैठ जाती, वो ऐसी ही लेटी रहीं। सो अम्मी अबू ने सुबह आपस में डिस्कस किया और कहा बच्चे डर जाएंगे, अगर देखा है छोड़ दो इसको। और फिर बाकी सामान खोला गया और उसको सेट करना शुरू कर दिया। ये दिन भी एक थका देने वाला, दूसरा दिन भी थका देने वाला था। काफ़ी काम किया, काफ़ी सेटिंग की, इधर उधर ये वो किया, यहाँ तक कि करते करते रात हो गई। फिर से वही तारीकी, फिर से वही अंधेरा छा गया। पहली रात सिर्फ माँ ने देखा था और अपने शौहर को बताया था, उसके अलावा अभी तक किसी को कुछ भी नहीं पता था। उस रात कुछ ना कुछ हमने सामान सेट कर लिया था। तो साजिदा कहती है कि मेरी जो चारपाई थी वो सीढ़ियों के पास थी। अभी तक कमरे का प्रॉपर सेट नहीं हुए थे, कौन सा कमरा किसका है, कौन कहाँ पे रहेगा, तो इसलिए अभी तक तो सेटिंग जारी थी। तो मेरी जो चारपाई थी जब सीढ़ियों के पास पड़ी थी, मैं वैसे ही जाके उस चारपाई पे लेट गई। तो जो जहाँ लेट जाता था वहीं सो जाता था, क्योंकि घर के अंदर सेटिंग जारी थी। साजिदा कहती है मोबाइल मेरे हाथ में था, मैं मोबाइल पे वीडियोस वगैरह देख रही थी। घर के बाकी सारे फर्द, अम्मी अब्बू, मेरे सारे बहन भाई सो चुके थे। मैं तकिए पे सर रखे मोबाइल के अंदर ऐसी गुमसुम सी थी कि इर्द गिर्द क्या हो रहा है मुझे किसी चीज़ का कोई भी पता नहीं था। जब मैं लेटी हुई थी तो अभी गली से लोगों के गुजरने की कभी कभी आवाज़ आ जाती, जो इस बात का एहसास था कि अभी भी कुछ इंसान हैं जो सोए नहीं हैं, बाहर से गुजर रहे हैं। और रात की खामोशी में उनके गुजरने की आवाज़ भी आ जाती, खांसने की आवाज़ आ जाती, बोलने की आवाज़ आ जाती। और यूं कब कितनी देर हो गई मुझे खुद भी एहसास ना हुआ कि मोबाइल में उसी तरह गुमसुम लेटे हुए मुझे ऐसे महसूस हुआ मेरे बिल्कुल पास जो सीढ़ियां हैं, सीढ़ियों पे कोई दौड़ता हुआ ऊपर गया है, क्योंकि उसके दौड़ने की वजह से बाकायदा उसके पांव जो सीढ़ियों पे पड़ रहे थे उसकी एक आवाज़ पैदा हुई थी। मैं अपने मोबाइल में इतनी मसरूफ़ थी कि मुझे एकदम एहसास हुआ, मैं चौंकी और मुड़ के सीढ़ियों की तरफ देखा, लेकिन सीढ़ियों की तरफ कोई भी नहीं था। ये मुझे पहली दफ़ा ऐसा महसूस हुआ था। मैं समझी शायद मोबाइल के अंदर मैं जो देख रही हूँ वीडियो, उसके अंदर कोई आवाज़ हो या कुछ ऐसा हो, मेरा वहम हो। एक बिल्कुल भी उस तरफ ध्यान नहीं गया और मैं फिर मोबाइल के अंदर लग गई।
मोबाइल के अंदर उसी तरह वीडियोस देखते देखते फिर तकरीबन कोई आधा घंटा पौना घंटा गुजरा होगा कि फिर से मेरे कानों में वही सी आवाज़ आई, ठक 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 ठक। कोई इस तरह तेजी से सीढ़ियां चढ़ता हुआ ऊपर गया था। फिर से मैं चौंकी। एक दफ़ा फिर से वीडियो के अंदर देखा कि कहीं वीडियो के अंदर दौड़ने की आवाज़ तो नहीं है। कानों ने कहा नहीं, आवाज़ पीछे से आई है। और पीछे की तरफ देखा तो पीछे सीढ़ियां थीं और सीढ़ियों पे कोई भी नहीं था। अब दिमाग में एक बात आई कि मैं दूसरी दफ़ा चौंकी हूं। किस बात से? कि पहले भी यही हुआ था कि शायद वहम है, ये क्या हुआ है, मैं इतनी मोबाइल के अंदर खुबी हुई थी कि अंदाज़ा नहीं हुआ। इस दफ़ा फिर से मैं चौंकी हूं। वीडियो जो मैं देख रही थी उसमें ऐसा कोई मंजर नहीं था। कानों ने एक आवाज़ को सुना है जैसे कोई दौड़ता हुआ सीढ़ियों पे भागता है, ठक 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 ठक। ये मैं दूसरी दफ़ा चौंकी हूं। क्या ये मेरा वहम है या वाकई कोई ऐसा है जो ऊपर की तरफ दौड़ रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है? वो कहती हैं अब मोबाइल के अंदर तो ध्यान था, लेकिन अब पहले की तरह मैं इतनी मोबाइल में इन्वॉल्व नहीं थी कि पीछे की तरफ ध्यान ना रख पाऊं। अब मेरा ध्यान पीछे की तरफ था। कि थोड़ी ही देर गुजरी थी कि मेरे कानों ने फिर से एक आवाज को सुना। एक क्लियर आवाज थी रात की उस खामोशी में जहां पे तारीकी थी, हर तरफ खामोशी ही खामोशी थी, रात का अंधेरा फैला हुआ था। वहीं पे अब जो 2 दफा मेरा ध्यान नहीं जा सका था, अब तो कान ही उधर थे कि वाकई वहम है या कोई आवाज आती है। तो कानों ने सुना ठक 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 ठक। इस दफा वहम नहीं था। तेजी से मैंने गर्दन को मोड़ा तो मुझे एक छोटा सा बच्चा, जो क्लियर नहीं नजर आया, बिल्कुल ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई छोटा सा बच्चा था। और ऐसा था जैसे कोई गुब्बारा सा होता है, उसमें हवा सी भरी होती है, वैसा ही वो एक बच्चा था। या मैंने गर्दन घुमाई या उसी लम्हे 1 सेकंड के लिए भी मेरी झलक नहीं आई और वो गायब हो गया। मैं पूरा उठकर बैठ गई और उस तरफ देखना शुरू हो गई। मैंने उस आवाज को तो तीसरी दफा क्लियर सुन लिया था, क्योंकि मेरे कान मुतवज्जो थे उस आवाज की तरफ। मोबाइल तो हाथों में था। बज़ाहिर मैं मोबाइल के अंदर इस तरह देख रही थी कि मैं मोबाइल के अंदर खुबी हुई हूं, वीडियो देख रही हूं, लेकिन ध्यान मेरा पीछे की तरफ था कि दूसरी दफा भी मैंने आवाज सुनी है, क्या है। इसलिए जैसे ही वो आवाज आई ठक ठक, तो मेरे कान जो पहले ही उस आवाज को सुनने के लिए उस तरफ मुतवज्जो थे, उन्होंने उस आवाज को सुना। बच्चे के जूते की आवाज थी, वो बड़े की आवाज नहीं। छोटी से बच्चा जैसे जूतों के साथ भागता है, ऐसी आवाज थी। और जब मैंने मुड़ के देखा तो उसको देखा था वो एक छोटा सा गुब्बारे की तरह सा एक बच्चा सा था। बस ऐसे झलक से नजर आई। लेकिन उस वक्त भी मेरे दिमाग में यही था, मेरा वहम है या मैंने किसी बच्चे को देखा है। फिर मैं उठ के बैठी रही, उस सीढ़ियों को मुसलसल देखती रही। पहली दफ़ा आवाज़ आई थी दौड़ने की, दूसरी दफ़ा आवाज़ आई दौड़ने की, तीसरी दफ़ा कान उस तरफ थे और उसको मैंने दौड़ने की आवाज़ सुनते ही मुड़ के देखा तो एक गुब्बारे की तरह का बच्चा नजर आया। तो क्या ये मेरा वहम था? नहीं, मेरा वहम था। अब मैं अपने आप से इस तरह की बातें कर रही थी, नहीं ये मेरा वहम था, ऐसा नहीं हो सकता। खैर काफ़ी देर देखती रही। जब कुछ नहीं हुआ, दोबारा कोई आवाज़ नहीं आई, तो मैं समझिए मेरा वहम था और मैं सो गई। सुबह इस बात का किसी से भी मैंने कोई जिक्र नहीं किया, क्योंकि अम्मी वाली बात तो अम्मी ने किसी को बताई नहीं थी और मैंने भी क्लियर इस तरह का नहीं देखा था कि मैं किसी को बता सकती। इसलिए मैंने इस बात को इग्नोर किया। कुछ दिन खैरियत से गुजर गए। उस घर के अंदर कुछ भी नहीं हुआ। अब काफ़ी सामान सेट हो चुका था। ऊपर भी चारपाइयाँ जा चुकी थी, नीचे भी सामान सेट हो चुका था। ऊपर भी सो सकते थे, गर्मियाँ थी और नीचे भी सो सकते थे। अमूमन लोग कोशिश करते हैं गर्मियों में ऊपर जाकर सोएं, तो ऊपर हवा अच्छी लगती है, अगर हवा चल रही हो छत पे। उस रात भाई ने कहा, जिसकी उम्र 18 साल थी, मैं ऊपर जा रहा हूं सोने के लिए। अभी तक ऊपर कोई भी नहीं सोया था, नीचे ही सारे सो रहे थे। तो अम्मी ने कहा ठीक है, ऊपर जाकर सो जाओ। भाई ऊपर जाकर सो गया। हम भी अपने अपने बिस्तरों के अंदर चले गए और जिस तरह सारे रूटीन वाइज सो जाते थे, हम भी सारे उसी तरह सो जाए।
ये रात का कौन सा पहर था कोई नहीं जानता कि एकदम से चीख आई, और उस एक चीख के बाद मुसलसल चीखें 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 जो करीब आती जा रही थी। पहली चीख ऐसी थी जैसे दूर से आई हो, और उसके बाद जो चीखें थीं वो ऐसा लग रहा था जो भी चीखें मारता हुआ भाग रहा है और करीब आ रहा है। तभी दिमाग ने फौरन उस आवाज़ को पहचान लिया, ये किसी और की नहीं, भाई के चीखें मारने की आवाज़ थी। भाई खड़ा सीढ़ियों में चीख रहा था, और उस चीखने की वजह से अम्मी अब्बू सारे बहन भाई जाग गए थे। वो ऊंचा ऊंचा चीख रहा था। अम्मी अब्बू भागते हुए उसकी तरफ गए, सीढ़ियां चढ़ के उसके पास पहुंचे तो वो कांप रहा था, इंतहाई खौफजदा था। अब्बू ने पूछा क्या हुआ, तो वो ऊपर चारपाई की तरफ इशारा कर रहा था। इतना खौफजदा था कि उसकी आवाज तक नहीं निकल पा रही थी, वो कुछ बता तक नहीं पा रहा था। अब्बू ने उसकी उस इशारे से अंदाज़ा लगा लिया कि किसी चीज़ से डर गया है। चलते हुए ऊपर गए अब्बू और उस चारपाई की तरफ देखे, और चारपाई की तरफ देख के बोले इस चारपाई पे कुछ था। तो उसने गर्दन हिलाई, बहुत खौफजदा था। हाँ, इस चारपाई पे कोई था। अब्बू गए ऊपर, सारा चक्कर लगाया और कहा तुम डर गए हो, तुम्हारा वहम होगा, कुछ भी नहीं है, आ जाओ नीचे चल के सो। अब्बू सिचुएशन को समझ गए थे कि बेटा डर गया है, उसको लिए और नीचे आ गए। वो कांप रहा था, उसको पानी वगैरह पिलाया और कहा कोई बात नहीं, बंदा कभी कभी इस तरह डर जाता है, डरने की कोई बात नहीं। अब्बू बहादुर थे और बच्चों को हमेशा हौसला देते थे। यूं भाई उस रात नीचे सो गया। सोया क्या, वो लेट गया, जागता रहा, उसको नींद ही नहीं आ रही थी। सुबह जब अजानें हुई तो तब जाके वो सोया, और सुबह काफी देर तक उसको सोने दिया गया। जानते थे घर वाले रात डर गया है, और सुबह सोया है। जब वो सुबह उठा तो उससे पूछा सबने क्या हुआ था। तब वो हौसले में आ चुका था और उसने कहा मैं ऊपर सोने के लिए चला गया और ऊपर जाकर मैं लेट गया। मैं नींद में था कि मुझे प्यास सी महसूस हुई। अम्मी आकर मेरे साथ लेट गई। अक्सर ऐसा होता था उस घर में, अम्मी कभी भाई के साथ, कभी बेटी के साथ, कभी किसी के साथ अम्मी लेट जाती थी। उस रात भी ऐसा हुआ कि अम्मी जाके भाई के साथ सो गई। मां बेटा सोए हुए थे। वो कहते मेरी आंख खुली, मुझे अम्मी जब मेरे पास आके लेटी हैं, उनकी कमर मुझे महसूस हुई है, तो मैं समझ गया था अम्मी पहले भी इस तरह आकर लेट जाती थी कि अम्मी आके सो गई हैं। जब अम्मी आके उस चारपाई पे लेटी हैं तो उस वक्त मैं नींद में था, लेकिन मुझे महसूस हो गया था कि अम्मी आके लेटी हैं पास। मैं अपना फिर से सो गया। जब मुझे शदीद प्यास लग रही थी और मेरी आंख खुली तो मैंने देखा अम्मी अभी भी मेरे पास लेटी हुई हैं, और मैं उनको महसूस कर रहा था, मेरे बिल्कुल पास लेटी हुई थी, इस तरह लेटी थी। तो मैंने कहा अम्मी प्यास लग रही है, पानी तो दे दें। अम्मी नींद में थी, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने फिर से कहा अम्मी प्यास लग रही है, पानी तो दे दें। अक्सर बच्चे इस तरह अपनी माँ से फरमाइश करते हैं, माँ बाप ही तो होते हैं जो बच्चों के लाड उठाते हैं। और ऐसा पहले भी कई दफ़ा हुआ था कि अम्मी अगर सो जाती थी तो उसको प्यास लगती थी, बच्चे कह देते थे। तो तब उसने दोबारा से कहा अम्मी प्यास लगी है, ऊंची आवाज़ में, कि माँ सुन ले। और माँ ही होती है एक ऐसा रिश्ता जो हमेशा गहरी नींद नहीं सोती, बच्चे की आवाज़ पे जाग जाती है। पहली आवाज़ पे जागने वाली माँ आज वो कह रहा है कि दूसरी आवाज़ भी मैंने ऊंची आवाज़ में अम्मी को पुकारा। अम्मी तो पहली आवाज़ में जाग जाती थी कि अम्मी मुझे लगा शायद थकी हुई हैं, गहरी नींद में है, पानी दे दें। और मैंने उनको कोहनी भी मारी, लेकिन अम्मी नहीं उठी। मैं समझा अम्मी बहुत थकी हुई हैं कि दूसरी दफ़ा मैंने इतनी ऊंची आवाज़ से अम्मी को पुकारा है, लेकिन अम्मी ने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने कोहनी से जगाया भी है, लेकिन अम्मी नहीं जाग रही, तो मैं खुद उठ जाता हूं। और मैं उसी तरह उठकर बैठ गया। 2 दफ़ा मैंने आवाज़ दी थी और नहीं अम्मी जागी, कोहनी से भी जगाया, अम्मी नहीं जागी, तो मैं फौरी तौर पे उठ गया। जैसे उठा कि अम्मी को देखूं कि यार इतनी गहरी नींद आज सो गई है, कि मैंने आवाज़ भी दी है, कोहनी से भी जगाया है, जाग ही नहीं रही। क्या हुआ है अम्मी को? अम्मी तो पहली आवाज़ में जाग जाती हैं। अभी मैंने यह कोहनी टच की थी और नहीं जागी थी, तो फौरी तौर पे कहता है मैं उठ के बैठ गया। और उठ के बैठा हूँ, बैठते ही मैंने मुड़ के देखा अम्मी की तरफ, देखूं कि क्या हुआ है, आज ये जाग ही नहीं रही। और जैसे ही उठकर बैठा और मुड़ कर देखा तो मेरी चारपाई खाली पड़ी थी।
अभी कुछ सेकंड पहले मैंने अम्मी को कोहनी मारी थी, और जब मैंने अम्मी को कोहनी मारी, अगर अम्मी वहां से उठती तो नजर आ जाती कि कोई चारपाई से उठा है, महसूस हो जाता है, कोई उठता भी है चारपाई से, पता लग जाता है। वो तो नहीं उठी, सोई हुई थी। कह रहा है मैं उठ के बैठा। जैसे ही उठ के बैठा, एक सेकंड भी नहीं लगा, मैंने गर्दन घुमा के अम्मी की तरफ देखा कि ये जाग क्यों नहीं रही, आज क्यों गहरी नींद सो रही है। जैसे ही मैंने मुड़ के देखा तो वहां पे कोई भी नहीं था। 2-3 सेकंड के अंदर कैसे कोई उठ के कहां चला गया, और मैं इतना शदीद डर गया था। फिर ये अम्मी नहीं थी तो ये कौन सोया था। जब उनने सारा वाकया सुना दिया और अब्बू अम्मी वहीं बैठे सुन रहे थे, तो अम्मी अब्बू ने बाकी बच्चों से भी और उस बेटे से कहा, देखो वो जो भी लेटा, इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। आप सोने से पहले आयतल कुर्सी क्यों नहीं पढ़ते हो? आपने आयतल कुर्सी पढ़ी थी? भाई ने कहा नहीं। तो कहा आयतल कुर्सी पढ़ा करो। जब भी सोना होता है आयतल कुर्सी पढ़ के सोना होता है, तो आइंदा भी आयतल कुर्सी पढ़ के सोना। माँ बाप ने बच्चों को इस अंदाज में समझा दिया कि बच्चे डरे मत, खौफजदा ना हो। अभी तक अम्मी ने क्या महसूस किया था, मैंने सीढ़ियों के नीचे बच्चों की आवाज़ सुनी थी और एक गुब्बारे की तरह बच्चा देखा था, यह भी किसी को नहीं पता था। भाई वाला वाकया ऐसा हुआ था जो बाकी सारे भी भाई के चीखने की वजह से जाग गए थे, इसलिए अम्मी और अब्बू सबको बता रहे थे कि डरना नहीं है, कुछ भी ऐसी बात नहीं है, ऐसा कभी कभी हो जाता है, तो आयतल कुर्सी पढ़ के सोया करो। अब क्योंकि वो बच्चे वाली बात है कि मैंने भी महसूस की थी, लेकिन मैं खामोश रही। अम्मी के साथ भी हुआ था, उन्होंने भी नहीं बताया था। तो अभी तक सारे बहन भाइयों के जहन में यही था कि सिर्फ भाई के साथ वाकया हुआ है और कुछ भी नहीं है। लेकिन उनमें मैं ऐसी थी जिसके साथ एक वाकया हुआ था, लेकिन मैंने अभी तक उस वाकये का किसी से जिक्र नहीं किया था कि मेरे साथ क्या हुआ है। लेकिन भाई के वाकये से बाकी बहन भाइयों को इतना अंदाज़ा हो गया था कि घर में कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है। इसी तरह कुछ दिन और गुजरे, वक्त गुजरता रहा, हल्की फुल्की चीज़ें हो रही थी, लेकिन बच्चों को कह दिया गया था कि डरना नहीं है। कि फिर एक रात ऊपर ही छत पर सोई थी अम्मी, छोटी सिस्टर और भाई वगैरह, बाकी कुछ नीचे सोए थे। मेरी छोटी बहन जो ऊपर सोई थी उसकी उम्र तकरीबन 9 साल थी, मैं उसकी उम्र ही देख रहा था, 9 साल उस वक्त उसकी उम्र थी, और वो ऊपर छत पर ही सोई थी। वो इसलिए छत पे उस दिन सोए थे कि ऊपर बादल गरज रहे थे, मौसम बहुत जबरदस्त हुआ था। बड़ा जबरदस्त मौसम था, और जब बादल गरज रहे हों और बारिश होने का इम्कान हो और मौसम सुहाना हो रहा हो तो बड़ी जबरदस्ती नींद आती है। ऐसे ही उस रात बादल जोर जोर से गरज रहे थे। पूरे आसमान को बादलों ने ढांप रखा था। तारे कहीं छुपे हुए थे, चांद भी कहीं छुप गया था, घुप अंधेरा सा हो रहा था। लेकिन गर्मी नहीं थी, मौसम अच्छा हो गया था। ऐसी जबरदस्त सुहानी हवा चली थी कि ऊपर जितने भी लोग लेटे थे उस हवा की वजह से गहरी नींद की आगोश में चले गए। बारिश शुरू हो गई। पहले ही सारे इस अंदाज में सोए थे क्योंकि जानते थे जिस अंदाज में बादल गरज रहे हैं, बिजली चमक रही है, बारिश जरूर होगी। तो इसलिए ही बिस्तर को ऐसी जगह पे लगा दिया गया ताकि हवा भी लगती रहे और बारिश से भी बच जाएं। ऊपर जो लोग सोए थे, वो जो बरामदा टाइप बना था उसके अंदर सो गए थे, बारिश आती तो वो भीगते ना। और बारिश शुरू हो गई। बारिश रिमझिम की सूरत में शुरू हुई, और जैसे रिमझिम शुरू हुई एकदम से आवाज़ आई कि वो जो कतरे कुछ चंद गिर रहे थे, रिमझिम पैदा कर रहे थे, तेज़ होना शुरू हो गई, और बेइंतहा कतरे जब इकट्ठे गिरना शुरू हो गए तो वो बारिश थी जो एक शोर सी मचा रही थी। एक ऐसा शोर, जब बारिश होती है तो उन कतरों ने एक शोर मचा रखा होता है, उस शोर को बारिश कहते हैं। अपने अपने बिस्तरों में सब सोए थे और बाहर बारिश हो रही थी। सब चीज़ों को अपनी जगह पे महफूज कर दिया गया था। सोने वाले इंसान भी महफूज जगह पे सोए थे कि बारिश में भीग ना सके, इसलिए किसी को भी बारिश की परवाह नहीं थी। हाँ, ये ज़रूर अच्छा लग रहा था, उस बारिश ने, उस बिजली चमकने ने, बादल गरजने ने, बादल जो गरज रहा था, मौसम बहुत सुहाना कर दिया था, और वो सब सो रहे थे।
बारिश हो रही थी कि उसी बारिश में वो जो 9 साल की सिस्टर थी उसको प्यास सी लगी। जैसे ही उसकी आंख खुली प्यास की वजह से, तो उसने देखा सामने मूसलाधार बारिश हो रही है। अभी भी बादल गिड़गिड़ा रहे हैं और जब बिजली जोर से चमकती तो पूरा सहन, पूरा घर, पूरा जहां रोशन सा हो जाता। बिजली जब अपनी इस अंदाज में रात को चमके, जब बारिश भी हो रही हो, तो ऐसा लगता है कि हर जगह पे रोशनी ही रोशनी फैल गई है। ऐसा ही मंजर था। तो वो 9 साल की गुड़िया जो सो रही थी, जिसकी आंख खुली और उसने देखा बाहर इतनी तेज बारिश हो रही है और बिजली जोर से चमकती है, हर तरफ रोशनी हो जाती है। सामने रखा हुआ कूलर था, उसके अंदर इतनी हिम्मत ना हुई कि उठ के कूलर से पानी पी सके। गर्मियों में एक ठंडा कूलर बना के रख दिया जाता है, किसी को भी प्यास लगे तो कूलर से पानी भरे और पी ले। तो अब वो सोचने लगी कि मैं अम्मी को उठाऊं और अम्मी से कहूं अम्मी मुझे पानी दे दें, कि उसकी निगाह पड़ी अम्मी सामने वॉक कर रही हैं। बारिश हो रही है, बादल गरज रहे हैं, बिजली चमक रही है, अम्मी इस टाइम क्यों वॉक कर रही है? ये एक अजीब व गरीब बात थी जो उस 9 साल की गुड़िया के दिमाग में आई। तेज शोर सा हो रहा है, छतों से भी अब पानी जो टपक रहा है उसका भी एक अजीब शोर सा हो गया हुआ है। और अम्मी को उसने तेज तेज वॉक करते हुए देखा। वो सामने तक जाती, फिर वापस आ जाती, फिर तेजी से वहां जाती, फिर वापस आ जाती। अम्मी वॉक अगर करती थी तो आहिस्ता आहिस्ता करती थी। इस वक्त अम्मी तेज तेज वॉक कर रही थी, बस चक्कर पे चक्कर लगा रही थी। वहां तक जाती, वापस आ जाती, फिर वहां तक जाती, वापस आ जाती। और वो 9 साल की साजिदा की बहन देखे जा रही कि अम्मी को क्या हुआ है, अम्मी आज इस बारिश में तेज तेज वॉक कर रही हैं। इसी हालत में लेटे हुए वो कुछ देर अम्मी को इसी तरह देखती रही। अम्मी वॉक पे वॉक कर रही है, अम्मी वॉक पे वॉक कर। आखिर वो बोल पड़ी, अम्मी मुझे पानी चाहिए। और जिसने ही, जैसे ही वो सिंधी बोलते हैं, सिंधी में ये सारे लफ्ज़ हैं, वो कहती जैसे ही उसने अम्मी से सिंधी में कहा कि मुझे पानी चाहिए, तो अम्मी जो वॉक कर रही थी तेज तेज चलती हुई सीधा कूलर के पास गई हैं। कूलर के ऊपर वो जो गिलास हमेशा उल्टा करके रख दिया जाता है, उन्होंने वहां से वो कूलर से वो गिलास उठाया है और कूलर के नीचे से पानी गिलास के अंदर भरना शुरू कर दिया है। अब वो बच्ची कहती है कि मैं देख रही हूं बिल्कुल कूलर सामने है और अम्मी की कमर मेरी तरफ है, अम्मी का मुंह कूलर की तरफ है, लेकिन मैं अम्मी को गिलास भरता हुआ देख रही हूं। अम्मी ने कूलर के अंदर से पूरा जब गिलास भर लिया, शायद उनको भी प्यास लगी हुई थी, उन्होंने पानी पीना शुरू कर दिया। अम्मी तो सांस रोक रोक के पानी पीती थी कि 3 सांसों में अम्मी पानी पीती थी। कहती अम्मी को शायद इतनी शदीद प्यास लगी हुई थी कि पूरा गिलास भला और एक ही उस सांस के अंदर वो पूरा पानी का गिलास अम्मी पी गई हैं। अब वो मेरे लिए पानी भर रही थी। फिर से उन्होंने कूलर के नीचे से पानी भरना शुरू कर दिया और पूरा गिलास भरा और उसके बाद फिर से उन्होंने गिलास अपने मुंह के साथ लगा लिया और फिर सांस लिए बगैर, फिर एक ही सांस में, यानी कि सांस लिए बगैर से मुराद होता है 3 सांस में, एक दफा पिया, बाहर सांस लिया, फिर दूसरा बड़ा घूंट लिया, सांस लिया, तीसरी दफा मुंह पे उन्होंने कहती है दूसरी दफा भी गिलास को रखा और गटागट पूरा पानी पी गई, सांस तक नहीं लिया। मैंने कहा इतनी अम्मी को प्यास लगी है, 2 गिलास पी गई हैं। फिर से उन्होंने गिलास उस कूलर के नीचे किया और इस दफा भी पानी भरने के बाद उन्होंने अपने मुंह से लगाया और गिलास पी गई, 3 गिलास। चौथा गिलास शायद मेरे लिए था, तो अंदाजा हुआ नहीं, वो चौथा गिलास भी अम्मी ने पी लिया। यहां तक कि मुझे लगा जो 5वां गिलास अम्मी भरने लगी हैं ये भी खुद पिएंगी, और मैंने देखा अम्मी ने खुद पी लिया। 6ठा गिलास पी लिया, 7वां गिलास पी गई और मेरी आंखों के सामने 8वां गिलास भी अम्मी ने उस कूलर के नीचे से भरा। और मैं खौफजदा सी होगी, क्या हुआ है अम्मी को, क्यों अम्मी इतनी परेशान? को बच्ची थी 9 साल की, वो इतनी डरी भी नहीं, लेकिन थोड़ी सी परेशान भी हुई कि अम्मी को इतनी प्यास लगी हुई है। 8 गिलास वो कहती हैं वो पी गई, 7 से 8 गिलास, गिना नहीं उन्होंने, लेकिन उसको अंदाजा हुआ 7 से 8 गिलास अम्मी पी गई। और जैसे ही उन्होंने पानी पी लिया तो अम्मी उसके बाद बारिश में चलती हुई नीचे उतर गई हैं।
अब वो लेटी लेटी परेशान हो रही है, क्या हुआ है अम्मी को। अम्मी ने खुद पानी पी लिया 7-8 गिलास, इतनी उनको प्यास लगी हुई थी। घर में क्या हो गया है। पहले वो तेज़ तेज़ वॉक कर रही थी, मैंने पानी मांगा तो खुद पानी पिया, और उसके बाद बारिश में चलती हुई नीचे चली गई हैं। कुछ देर जागती रही, फिर वो सो गई। और जब सुबह हुई तो उसने अम्मी के साथ गिला किया कि अम्मी रात में आपसे पानी मांगती हूँ, आपने मुझे पानी नहीं दिया, खुद 7-8 गिलास पी के चली गई। अम्मी चौंक सी गई। मैं सामने बैठी थी, मैंने अम्मी को देख लिया कि अम्मी चौंकी हैं। तो अम्मी ने पूछा क्या हुआ, और जब उसने सारी बात बता दी तो मैं समझ गई थी वो अम्मी नहीं थी। और अम्मी मेरी तरफ देखा और इशारा किया, छोटी है डर जाएगी। इशारे से ही मैं समझ गई इसको नहीं बताना। अम्मी ने कहा बेटा बस वो मैं ऐसे जल्दी में थी, मुझे प्यास लगी हुई थी। अम्मी ने इस तरह बहाने मार के कवर किया और यूं कह दिया हाँ वो मैं ही थी, और पानी पी के मुझे नीचे जाना था, मैं नीचे चली गई। काफ़ी मुझे दिल घबरा रहा था, प्यास लग रही थी, जबकि मैं समझ गई थी अम्मी ने मुझे इशारा कर दिया था। वो अम्मी नहीं थी जो वॉक कर रही थी और 7-8 गिलास पानी पी गई थी, लेकिन बच्ची को कवर करने के लिए उन्होंने इस तरह की बातें कर दी थी। अब मेरे सामने भी एक और वाकया आया था कि अम्मी उस छोटी 9 साल की मेरी बहन को तो कवर कर गई थी। मैं जानती थी कि औरत भी अब इस घर में देखी गई है जो वॉक कर रही है। भाई ने भी किसी को अपने साथ लेटे हुए देखा था। इसका मतलब है वहम मेरा भी नहीं था, जिसको भागते हुए सीढ़ियों पे ऊपर जाते हुए मैंने सुना था। वो बच्चा कोई इंसानी बच्चा नहीं था, वो गुब्बारे की तरह का था। लेकिन अब हमारे वालिदैन ने हमारा दिमाग इस तरह का बनाना शुरू कर दिया कि डरना नहीं है, अगर कुछ मसला आता है तो तुम्हें कोई नुकसान तो नहीं दे रहा, अल्लाह की मखलूक है, रहने दो। और हम लोग भी इतने बहादुर थे कि हम अब डरते नहीं थे। उसी घर के अंदर अब सुकून से हम रहे जा रहे थे। हर बंदा अपनी अपनी उसी शिफ्टिंग मुकम्मल हो चुकी थी, सब कुछ हो गया था, काफ़ी अरसा गुजर गया था, हर कोई अपने अपने कामों में उसी तरह मसरूफ़ हो गया था। अगर उसके घर के अंदर और भी इस तरह का कुछ भी होता तो किसी को कोई परवाह नहीं थी, सब लगे हुए थे। साजिदा कहती हैं जो मेरा रूम था वो किचन के बिल्कुल सामने था। उस रात कुछ ज़्यादा ठंड नहीं थी, वरना अमूमन दरवाज़ा सर्दियों में हम बंद करके सोते थे। अगर मेरा दरवाज़ा खुलता कमरे का तो बिल्कुल सामने किचन नज़र आता था। किचन में जब हम लोग कोई खाना बनाते और अगर लाइट चली जाती तो अक्सर ऐसा होता, कोई चीज़ लाइट जलाते या मोबाइल की ही टॉर्च को जला लिया जाता, मोबाइल के पीछे जो फ्लैश होता है उसको लाइट बना के जला दिया जाता। और हम रोटियां वगैरह पका लेते, सालन वगैरह जो कुछ भी बनाना होता बना लेते। उस रात भी ऐसा हुआ कि मैं अपने कमरे में सोने के लिए लेट गई। आज शदीद ठंड नहीं थी, मैंने दरवाज़ा नहीं बंद किया, मैंने दरवाज़ा थोड़ा सा खुला छोड़ दिया और मैं सो गई। ये रात का कौन सा पहर था कि मुझे नहीं पता कि मेरी आंख खुल गई, और मेरी जैसे ही आंख खुली तो मुझे रोशनी से नजर आई। जिस कमरे में मैं सोई थी मैं अंधेरा करके सोई थी। अब हम लोग आदी हो गए थे, लेकिन एक नाइट वाला बल्ब जला के सोते थे जिसकी रोशनी इतनी होती थी कि किसी को बाथरूम जाना है, वॉशरूम जाना है तो उठ के जा सके। लेकिन लाइट नहीं जला के सोते थे क्योंकि लाइट में नींद नहीं आती अमूमन, तो वो नाइट की लाइट जला के सोते। तो वो कहती है कि मेरी जब आंख खुली तो मैंने देखा दरवाज़ा खुला हुआ है मेरा, जो याद है मैंने रात खोल के सोई थी, लेकिन सामने किचन से एक लाइट आ रही है। इस तरह की लाइट आ रही है जैसे हम अक्सर मोबाइल को जलाते थे तो वहां पे लाइट जलती थी, जैसे मोबाइल की टॉर्च कोई जला के चूल्हे के ऊपर रोशनी करता है, इस अंदाज में किसने रोशनी की हुई थी। मैं हैरान हुई, टाइम देखा, रात के 2 बजे का टाइम था। मैं कह रहा हूं रात के 2 बजे किसको भूख लग गई है, ये क्या हुआ है। हमें उठी हैं, भाई उठा है, बहनें उठी हैं, कौन उठा है जिनको इतनी भूख लग गई है कि वो रात को चूल्हे के पास जाके लाइट भी नहीं जलाई हुई और चूल्हे से मोबाइल की जिस तरह रोशनी की जाती इस तरह रोशनी करके कोई कुछ क्या कर रहा है। मैं उठूं और जाके देखूं, उसकी हेल्प करूं, अगर मेरी जरूरत है तो मैं आगे बढ़ के हेल्प करूं। वो कहती मैं अपने बिस्तर से उठी हूं। मैं अपने बिस्तर से उठ के चलती हुई दरवाज़ा खोल के जैसे ही किचन के अंदर पहुंची हूं
तो मेरी आंखों ने देखा है जिस जगह पे वो रोशनी जल रही थी, ना ही वहाँ पे कोई रोशनी थी और ना ही कोई वहाँ पे मौजूद था। मैंने क्लियर रोशनी को देखा था, ऐसी रोशनी जिस तरह मोबाइल की टॉर्च जलाई जाती है। मेरा वहम नहीं था, लेकिन अभी अभी ही देखा था। सिर्फ मैं चल के आई हूं और पहुंचते ही वो गायब हो गई है। क्या मेरा वहम था? नहीं, मेरा वहम तो नहीं था। तो मैं यहां क्यों आई हूं? इसलिए आई हूं कि मैं सोई हुई थी, मेरी आंख खुली और जैसे ही मैंने सामने किचन की तरफ देखा, दरवाजा खुला था तो एक रोशनी थी, तभी तो मैं किचन में आई हूं। फिर भी सारे किचन को देख के दरवाजा खुला छोड़ के मैं वापस अपने कमरे में आके जैसे ही लेटी हूं, सामने वो रोशनी मौजूद थी। हां, क्लियर वो सामने रोशनी मौजूद थी। अब मैं लेटे हुए देख रही हूं, अब तो वहम नहीं है, रोशनी मौजूद है। हाँ, उसी तरह की रोशनी है, बाहर से कोई सोर्स नहीं है रोशनी का, अंदर ही कोई रोशनी जला के खड़ा है। उसी जगह पे जहां पे चूल्हा पड़ा हुआ है, उस जगह पे किसी ने मोबाइल की टॉर्च जलाई हुई है। और मैं फिर से उठी हूं और रोशनी की तरफ देखते देखते बाहर निकली हूं। जैसे ही किचन के अंदर दाखिल हुई हूं, कोई भी रोशनी नहीं थी। फिर से अच्छी तरीके पूरे किचन की तसल्ली से मैंने देखा, कहीं से रोशनी आ तो नहीं रही, क्या हुआ है? कहीं से कुछ भी नहीं है, गुप अंधेरा है। फिर से मैं चलती हुई आके अपने बिस्तर पर अभी बैठी ही थी, लेटी नहीं थी। मुड़ के देखा तो वहां पे फिर कोई रोशनी किए मोबाइल की टॉर्च जलाए वहीं पे मौजूद है। मुझे सिर्फ रोशनी नजर आ रही है। या खुदाया, ये क्या माजरा है? मेरा वहम नहीं है, मौजूद है ये रोशनी। अब मैं इससे पहले कि उठ के जाती पूरी तसल्ली कर ली, मेरा वहम है या मेरी आंखें नींद की वजह से, मैं अभी अभी जागी हूं, 2 दफ़ा पहले भी जाके देख के आई हूं, तीसरी दफ़ा फिर से देख रही हूं, ये रोशनी ही है या क्या है? गौर करती रही। हाँ, एक क्लियर रोशनी थी, वैसी रोशनी जो चूल्हे के पास खड़े होकर अक्सर हम मोबाइल की टॉर्च जलाते थे, वैसी क्लियर रोशनी थी, ये वहम नहीं था। और जब मुझे पूरा यकीन हो गया ये मेरा वहम नहीं है, रोशनी मौजूद है, तो मैं तीसरी दफ़ा उठी हूँ, रोशनी की तरफ ही देखते 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 आगे बढ़ी हूँ। जैसे ही करीब गई हूँ, कुछ भी नहीं था। और मैंने किचन के अंदर पूरा जायज़ा लिया कि कहीं ऐसा तो नहीं है बाहर से कोई रोशनी इस तरह आ रही है, दूर से मुझे नज़र आती है रोशनी है, मैं पास जाती हूँ तो वहाँ नज़र नहीं आती, कमरे से रोशनी नज़र आती है, ऐसा तो नहीं है। इधर उधर कोई रोशनदान या इस तरह का कोई सीन ही नहीं था जिससे इस तरह का कोई बन सकता। पूरी तीसरी दफ़ा तसल्ली करने के बाद जैसे जैसे अब मैं किचन से निकल के वापस आ रही थी तो मुड़ मुड़ के देखती आ रही थी कि कहाँ मैं पहुँचती हूँ तो फिर से ये रोशनी जल जाती है। तो मैं देखती आई अपने बिस्तर तक पहुँच गई, लेकिन अभी तक कोई रोशनी नहीं आई थी। मैं बिस्तर पर बैठ गई, देखा पीछे कोई रोशनी नहीं है। मैं बिस्तर पर लेट गई, जैसे देखा कोई रोशनी नहीं है। अभी मैं उसी तरफ देख ही रही थी कि फिर मेरी आंखों के सामने ऐसे क्लियर मैंने देख लिया कि किसने रोशनी जलाई है। अभी तक खूब अंधेरा था, लेकिन अभी किसने रोशनी जला दी थी। हाँ, जैसे हम रोशनी जलाते थे, जैसे मोबाइल की टॉर्च की रोशनी जिसको जलाने पे पता लगता था कि गुप अंधेरे के अंदर किसने रोशनी जलाई है, इस लम्हे मेरी आंखों ने क्लियर लाइट को जलाते हुए देख लिया था। और उसी ही अंदाज में जल्दी से मैं उठी और तेजी से चलती हुई बाहर निकली और सामने देखा तो सामने कोई भी नहीं था। अब बात क्लियर हो गई थी, रोशनी और जलाने वाला जो भी है वो वहीं मौजूद है। मेरे जाने पे भी वो वहीं मौजूद होता है, लेकिन रोशनी बुझा देता है। लेकिन मैंने पूरे किचन की लाइट जला के पूरी तसल्ली कर ली, कहीं पे कुछ भी नहीं था। और जब वापस अपने बिस्तर पे पहुंची और आके लेटी तो पीछे से फिर उसने रोशनी जला दी थी। और मैं समझ गई कि नहीं, अब मुझे नहीं जाना। वो जो भी है उस किचन में है और मेरा फासला इस कमरे से निकल के वहां तक पहुंचने में चंद सेकंड लगते हैं और इतनी देर में कोई इंसान गायब नहीं हो सकता। वो है जो 1 सेकंड में आंखों के सामने गायब हो जाते हैं, जिनको जिन्नात कहते हैं। मैं समझ गई और मैं फिर से अपने बिस्तर पर लेट गई, उठी और दरवाज़ा बंद कर दिया कि मुझे अब बाहर की तरफ नहीं देखना। और जिस तरह अम्मी अब्बू ने कहा था कि पढ़ना शुरू कर देना, मैंने पढ़ना शुरू कर दिया और पढ़ते पढ़ते कब मेरी आंख लगी और मैं सो गई। ये कैसा घर था जिसके अंदर तकरीबन सबके साथ कभी ना कभी कोई मसला हो रहा था, सब कोई ना कोई कुछ ना कुछ देख रहे थे।
और वहीं पे एक दिन ऐसा हुआ कि अम्मी अब्बू को कहीं इमरजेंसी में जाना पड़ गया। सारे बहन भाइयों को तैयार कर दिया गया और एक हमारा 16 साल का भाई, उसने कहा मुझे रुकना है, मेरा काम है, पेपर हैं, तो आप लोग जाएं, मैं नहीं जा सकता। और माँ बाप भी जानते थे कि किसी का घर पे होना भी बहुत ज़रूरी है, सारी फैमिली जा रही है, इस तरह घर को अकेला भी छोड़ के ना जाएं। और भाई की मजबूरी इस तरह थी, वो नहीं जा सकता था, तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, तुम फिर घर पे रहो और हम जा रहे हैं। यूं घर वालों ने सामान पैक किया और हम सारे बहन भाई अम्मी अब्बू के साथ रवाना हो गए। भाई घर में अकेला था। भाई जो भी अपना पढ़ता रहा, जो काम करता रहा, कि रात के 9-10 बजे उसको नींद आना शुरू हो गई। उसने अपनी किताबें वगैरह बंद की, फिर से पूरे घर को अच्छी तरीके चेक किया कि घर लॉक है कि नहीं, फिर से सारे दरवाजे खिड़कियां सारी उसने बंद की। अम्मी अब्बू ताकीद करके गए थे कि चोरी चकारी का डर होता है, सारे घर को अच्छी तरीके लॉक कर देना। उसने बाहर का गेट भी, सारे दरवाजे, कमरे ऊपर नीचे चेक कर लिए सोने से पहले। पहले ही जब वो खाना खाने लगा था और उसको पता था अब मैं बाहर नहीं जाऊंगा, ऊपर वे कमरे वो सारे चेक करके आ गया था, नीचे भी सारे कमरे, लाइटें, सब कुछ बंद करके आ गया था। लेकिन जब सोने लगा तो फिर से एक दफ़ा उठा और ऊपर की तरफ नहीं गया चेक करने, वो पहले कराया था। बाहर के दरवाजे खिड़कियां उसने देखे, हाँ मैंने पहले ही बंद कर लिए, चेक करने की ज़रूरत नहीं। उसने बंद किए और अपने कमरे का भी दरवाज़ा अंदर से बंद किया और बिस्तर पर सो गया। वो गहरी नींद सो रहा था, उसकी आंख उस वक्त खुली जब दरवाज़ा धड़म से खुला और इतने ज़ोर से खुला कि दीवार को जाके लगा। किसने दरवाजे को बाहर से इतने जोर से खोला था कि वो दरवाजा ठा करके दीवार के साथ जाके लगा था। पूरे घर के अंदर खामोशी थी, एक गहरी खामोशी। वो बहादुर जरूर था, लेकिन यह भी उसके अंदर एहसास था कि मैं आज घर के अंदर अकेला हूं। उस घर के अंदर अकेला हूं जहां मेरे भाई के साथ ऊपर छत पे कोई लेटा था और उसने चीखें मारी थीं, उसका बड़ा भाई। और उसने बताया था कि उसके साथ कोई लेटा था, जिसके वजूद को उसने टच किया था, कि उसके साथ आके लगा था। बाकायदा भाई ने बताया था उसका वजूद उसी तरह का था जिस तरह अम्मी के वजूद को मैं महसूस कर सकता हूं, उसी तरह का उसका वजूद था। जब मैंने उसको कोहनी मारी थी तब भी कोहनी को ऐसे ही वजूद का एहसास हुआ था जैसे अम्मी को बाकायदा मैं कोहनी मारता हूं, टच करता हूं कोहनी, ऐसे ही वजूद का एहसास था। वो जो ऊपर आके सोया था, उसका जिस्म, सोया था या सोई थी, जो भी था, उसका जिस्म ऐसा नहीं था कि उसको कोहनी लगाता और कहता जी कोहनी टच, पता नहीं किस चीज़ को हो रही थी। ऐसे ही कोहनी टच हुई जैसे आप इंसानी जिस्म को कोहनी टच करते हों। जिस तरह वो अपनी माँ को कोहनी टच करता था जगाने के लिए, वैसे ही बिल्कुल उसका इंसानी जिस्म की तरह वजूद था जिसको उसने बाकायदा टच किया था। तो जो भी सोई थी, आके सोया था, इंसानी वजूद की तरह उसने रूप धारा था और उसके साथ सोया था, सिर्फ उठने पे गायब हुआ था। वो वाकया उस 16 साल के भाई को भी याद था, लेकिन फिर भी मजबूरी थी, उसने रहना था, वो जा नहीं सकता था। वैसे भी घर के लोग मानूस से हो गए थे, अब रहना शुरू कर दिया था। कभी किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ था, छोटी मोटी चीज़ें नज़र आती थी, महसूस होता था, लेकिन नुकसान किसी को भी नहीं हुआ था। और अम्मी अब्बू, जो सबसे बड़ी बात, सबको हौसला देते थे कि डरना नहीं है, परेशान नहीं होना। तो बच्चे भी अब बहादुर थे, तो वो भी रुक गया था। उसको ये एहसास था कि आज मैं घर के अंदर अकेला हूं, इसलिए वो जल्दी सोना चाह रहा था कि सुबह जल्दी उठ जाऊंगा। लेकिन अकेले सोए हुए जब दरवाजा धड़ाम करके जोर से खुला और दीवार के साथ आके लगा, तो वो गहरी नींद में सोया हुआ जाग गया। इतने जोर से दरवाजा खुला था और दीवार में आके लगा था जैसे कोई इंतहाई जोर से लात मारे दरवाजे को, और दरवाजा खुला हुआ, अंदर से लॉक ना हो, लात मारे तो जब आप टांग जोर से दरवाजे को मारेंगे कि दरवाजा कितनी जोर से दीवार को लगेगा, ऐसा ही मंजर हुआ था। उसकी आंख खुल गई, उसको याद था
सोने से पहले उसने दरवाज़ा बहुत अच्छी तरीके बंद किया था। कहता है मैंने जैसे ही उस दरवाजे को ज़ोर से लगते देखा, मैं तो गहरी नींद में था, वो जब दरवाज़ा ज़ोर से दीवार पे लगा था तभी तो मेरी आंख खुली थी, और मैं अभी तक जागते ही सोच रहा था दरवाज़ा कैसे खुल गया, ये तो बंद था। क्या बाहर आंधी चल रही है, क्या बाहर हवा है, या क्या हुआ है कि तभी मेरी आंखों के सामने वो दरवाज़ा फिर से जो दीवार के साथ लगा हुआ था फिर से बंद हो गया। और जैसे ही बंद हो गया फिर मेरी आंखों के सामने वो दरवाजा फिर जोर से खुला और ठा करके दीवार पे लगा। मैं एकदम उठ के बैठ गया। शोर तो कोई नहीं था, अगर आंधी थी या हवा थी उसका कोई आवाज या शोर नहीं थी, लेकिन फिर भी एक शशोपंज में था कि क्या कोई आंधी है, कोई हवा है। दूसरी दफा ये जोर से लगा है कि तभी मेरी आंखों ने एक और मंजर देखा। वो जो सामने अलमारी थी, कपड़ों वाली अलमारी, वो खुद ब खुद खुल गई। और इस अंदाज में उसको भी जोर से खोला गया, जिस अंदाज में दरवाजे को खोल के जोर से मारा गया था, उसी अलमारी को भी जोर से खोला गया। और अलमारी का दरवाजा जैसे ही खुला तो मेरी आंखों ने क्लियर एक मंजर को देखा कि अंदर रखे हुए जितने भी कबर्ड के अंदर वो कपड़े थे, कोई उठा उठा के बाहर फेंकना शुरू हो गया। मेरी आंखें किसी को नहीं देख, इस वक्त कोई मौजूद है और बिल्कुल मेरे करीब है, या मेरे बिल्कुल करीब है, बिल्कुल करीब है। कोई इशारा दें, कोई इशारा दें, मैं आपको महसूस कर सकता हूं। चलने देने का इशारा। वो कह रहा है खिड़की कबर्ड की इतनी जोर से खुली कि उसके बाद जो उसके अंदर कपड़े थे उठा उठा के फेंकने शुरू हो गए, उड़ते हुए आ रहे थे और बाहर गिर रहे थे। मुझे नहीं वो हाथ नजर आ रहा था जो उन कपड़ों को फेंक रहा था, लेकिन मेरी आंखें देख रही थी कपड़े हवा में फेंके जा रहे थे और कपड़े गिर रहे थे। और मेरे वजूद के अंदर से ऐसे सांस सा निकल गया था, मेरा वजूद जकड़ सा गया, जैसे मेरे अंदर हिम्मत ख़त्म सी हो गई। मैं उस मंजर को देख रहा था कि अभी तक जो दिमाग शशोपंज में था कि बाहर हवा चल रही है या क्या हुआ है, दरवाज़ा खुद ब खुद कैसे खुला है, लेकिन अब कमरे के अंदर कोई हवा नहीं थी और कबर्ड खुल के जिस तरह कपड़े कोई फेंक रहा था, मैं डर गया। और तभी उसी लम्हे उसी कमरे की जो खिड़की थी वो भी अब जोर जोर के खुल के बंद होना शुरू हो गई। अब भी कपड़े उठा उठा के फेंके जा रहे थे, लेकिन वो जो दरवाज़ा था उसी कबर्ड का, उसी अलमारी का, वो भी खुद से खुलना बंद होना शुरू हो गया। हवा के लिए जो खिड़की थी वो भी खुलना बंद होना शुरू हो गई। दरवाज़ा जो था वो भी खुलना बंद होना शुरू हो गया। ऐसा लगता था जैसे पूरे कमरे के अंदर ज़लज़ला आ गया हो। ऐसा लगता था जैसे इस कमरे में एक नहीं कई लोग हों जो चीज़ें उठा उठा के फेंक रहे हों। बाकायदा तौर पे अब जो दराज भी थी, कमरे की दराज भी खुल रही थी, बंद हो रही थी। वो जो दराज जिसको खोला जाता है, हर चीज़ खुद ब खुद खुल और बंद रही थी। उस कमरे में मौजूद हर वो चीज़ जिसको खोला और बंद किया जा सकता था, चाहे वो अलमारी थी, चाहे वो वॉशिंग मशीन थी, उसका ढक्कन खुल और बंद हो रहा था, चाहे वो खिड़की थी, चाहे वो दरवाज़ा था, चाहे वो दराजें थीं, सूटकेस था, जो भी था सब ठा 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 करके खुल रहे थे। कोई उनको तेज़ी से खोल रहा था, बंद कर रहा था। और अगर किसी इंसान की ड्यूटी लगाई जाए कि ये चीज़ें खोलो और बंद करो, तो बैक वक्त 15 से 20 इंसान चाहिए, जो हर इंसान खड़ा होकर एक इंसान ये खोलेगा, एक ये खोलेगा, एक ये खोलेगा। ऐसे लगता है जैसे ना नज़र आने वाले 15 से 20 लोग मौजूद हों और अपने अपने हाथों से सब कुछ खोल रहे हों। उस कमरे में ऐसा लगता था जैसे ज़लज़ला आ गया हो, तूफान आ गया हो। वो जो साकित सा बैठा हुआ था, जिसको होश तक नहीं था, उसकी आंखें घूम के पूरे कमरे को देख रही थी, जिसका मंजर ये था कि अंदर दरवाजे खिड़कियों को खोला जा रहा था, जोर जोर से बजाया जा रहा था, अभी तक कपड़ों को फेंका जा रहा था। सामान, कहता है उसी लम्हे, आखिरी लम्हे जो मैंने देखा, सामान जो जो कुछ था वो उड़ रहा था कमरे के अंदर। और जब सामान भी उड़ना शुरू हो गया तो मुझे ऐसे लगा कि ये सामान मेरे सर में आके लग जाएगा। और तभी मैंने एकदम से जैसे होश में आया और अल्लाह को याद किया कि या अल्लाह मेरी हिफाजत फरमा। और जैसे मेरे बाप ने और माँ ने कहा था पढ़ना शुरू कर देना है, उन चीज़ों को उड़ता हुआ देख के जैसे मुझे होश आया और मैंने पढ़ना शुरू कर दिया।
और जैसे मैंने पढ़ना शुरू किया उसके बाद मेरे अंदर इतनी हिम्मत आई कि मैं उठा और मैंने छलांग लगाई, बगैर जूतों के भागता हुआ बाहर पहुंचा, हाँपता कांपता मेन दरवाजे तक पहुंचा, मेन दरवाजा खोला और बाहर निकल आया। उसने हर हमसायों का दरवाजा पीटा। गहरी नींद में सोए हुए हमसाए जाग गए और देखा बाहर एक लड़का दरवाजा पीट रहा है जो उनका हमसाया है। पूछा क्या हुआ? कहा मुझे मोबाइल चाहिए, मैंने अपने माँ बाप को फ़ोन करना है। पूछा क्या हुआ? कहा मेरे घर के अंदर ये कुछ हो चुका है। तो उसके हमसायों ने उसको कहा कि तुम्हें नहीं पता, तुम लोगों ने जिस घर को किराए पे लिया है ये हॉन्टेड घर है, तुम लोगों को किसी ने नहीं बताया कि तुमसे पहले आज तक कोई इस घर में नहीं रह सका क्योंकि इस घर में जिन्नात रहते हैं। बाकी घर वाले कहाँ हैं? तो उसने बताया मेरे बाकी घर वाले गए हुए हैं, मैं अकेला हूं घर में। तो उन्होंने अपने एक दो और घर वालों को बुलाया और उन्होंने मिलके उनके बाहर का जो मेन दरवाज़ा था उसको बंद किया। अंदर किसी की भी जुर्रत नहीं हो सकी कोई अंदर जा सके। वो जो उनके दीवार शरीक हमसाए थे उन्होंने कहा हम तो इतनी हिम्मत नहीं करते कि झांक सके तुम्हारे घर में, हम तो जानते हैं वहाँ पे जिन्नात का बसेरा है। हैरान ये हैं कि इतने अरसे से तुम लोग कैसे टिक गए हो इस घर में, यहाँ तो टिकता ही कोई नहीं है। उस बच्चे को हौसला दिया और बाहर का दरवाज़ा उन्होंने बंद करवा दिया, अंदर कोई भी नहीं गया। उसको मोबाइल दिया और उसने रात को अपने माँ बाप को कॉल किया। गहरी नींद में बाप ने कॉल अटेंड की तो बेटे ने बताया कि उसके साथ घर में क्या हो गया है। बाप जानता था बेटा जिस हालात से गुजर के अंदर से आया है, जितना भी उसको हौसला दूं वो डर जाएगा। हमसाए दरवाज़ा बंद करके चले गए थे। एक लड़का खड़ा था कि फ़ोन पे बात कर ले और उसको मोबाइल उसका वापस कर दे, क्योंकि अपना मोबाइल वो अंदर छोड़ आया था और इतनी हिम्मत नहीं थी कि अंदर जाके अपना मोबाइल लेके आता। तो उसके बाप ने उसको समझाया बेटा ठीक है तुम बाहर आ चुके हो, दरवाज़ा बंद है, कोई बात नहीं, हम जल्दी वापस आ रहे हैं, हौसला रखो, डरना नहीं है। बाप जितना हौसला दे सकता था बेटे को फ़ोन पे हौसला दिया, बेटे को समझाया, काफ़ी हद तक नॉर्मल किया और बेटा काफ़ी हद तक नॉर्मल हो भी गया। माँ बाप क्यों कहती है, हमें तरबियत भी ऐसी थी कि जितने भी हम डर जाते थे कहीं ना कहीं नॉर्मल हो जाते थे। आखिर भाई नॉर्मल हो गया और बाप ने कहा ठीक है तुम अब रात बाहर ही रहो। बेटे ने कह दिया था मैं अंदर नहीं जा सकता। मोबाइल उनके वापस किया। वो भी इतने डरे हुए थे, उन्होंने ऑफ़र नहीं की कि आप हमारे घर आ जाओ, वो इतने डरे हुए थे। उनका कहना ये था, सोचना ये था कहीं ऐसा ना हो हमारे घर में ये चीज़ें चल के आ जाएं, अभी तक तो इनके साथ हैं। वो डर की वजह से अंदर चले गए और कहते हैं वो रात हमारे भाई ने बाहर गुजारी। वालिदैन जो गए थे अगले दिन ही वो फ़ौरन वापस आ गए, जानते थे बेटा बाहर है। लेकिन कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि मैं जो उन्होंने कहा अभी बहुत सारे वाक़यात हैं जो आपको सुनाने हैं। कुछ उन्होंने लिखे भी हैं और कुछ चाह रही थी वो मैं और भी हैं, क्योंकि वो अपनी बहन का इलाज करवाना चाह रही हैं मुझसे, जिसके अंदर अब हाज़िरी होना शुरू हो गई है। तो मैंने कहा आप मुझे सारे वाक़यात भेजिए, मैं इसका पार्ट 2 भी सबको सुनाऊँगा। तो मेरे उनके साथ लाइनअप हो गया इंशाल्लाह साजिदा के साथ। तो मैं बाकी वाक़यात भी उनसे सुन के इंशाल्लाह कल आपको इसका कुछ वाक़यात उन्होंने भेजे हुए हैं। बाकी कोई इससे आगे तो अभी खौफनाक होने जा रहा है उनके घर में, क्योंकि वो घर अभी तक उनके साथ मामलात हैं, ख़त्म नहीं हुए और वो मुझसे इलाज भी कराना चाह रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने मुझे कहानी भी भेजी है और वो चाह रहे हैं आप इलाज भी करें। तो कल इंशाल्लाह इसी का पार्ट 2 जो और वाक़यात उन्होंने मुझे भेजे हुए हैं और जो भेजने वो आपको सारे सुनाऊँगा। तो यहीं पे आज पार्ट 1 को ख़त्म करता हूँ। फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा नीचे प्रोग्राम के नीचे कमेंट्स में, और आप लोग भी अपनी कहानियाँ भेजना चाहते हैं तो मुझे अपनी कहानियाँ ज़रूर भेजिए। मेरा व्हाट्सअप का नंबर है जिस पे आपने मुझे कहानी सेंड करनी है। पाकिस्तान का नंबर है प्लस जमा का निशान 9292 ये कोड है पाकिस्तान का 3136655500। मैं रिपीट करता हूँ +923136655500। उर्दू में इसको बोलेंगे जमा 9231366555 इस पर आप मुझे अपनी कहानी भेजिए। आखिर में आपने एक लफ्ज़ उर्दू में कहानी या इंग्लिश में स्टोरी STORY लाजमी लिखना। अगर आप एंड पे आखिरी लफ्ज़ कहानी या स्टोरी लिखना भूल गए तो आपकी कहानी प्रोग्राम में शामिल नहीं होगी। आज की हॉरर स्टोरी से मज़र मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।